हेलो एंड वेलकम टू इकरा मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का माइनर पेपर जो है उसके ऊपर ओडी ऑलरेडी चल रहा है हमारा। और ओडी क्लास 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स, जो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है। थोड़ा सा इसके पहले बात करते हैं। मैंने फोर्थ सेम में मैकेनिक्स पढ़ाया था, एक वीडियो मैंने डाला है एग्जाम के बाद। मैंने एग्जाम के पहले भी एक वीडियो डाला था और एग्जाम के बाद भी मैंने एक वीडियो डाला है मैकेनिक्स पेपर में। मैकेनिक्स पेपर के लिए ही सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स पेपर का एक डर बना के रखा गया है कि मैकेनिक्स पेपर बड़ा ही टफ होता है, ऐसा वैसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही, सब तो बोलते हैं सबसे इजीएस्ट पेपर वैसे। तो मैकेनिक्स का जो फोर्थ सेमेस्टर था उसमें मैं लास्ट टेस्ट लिया था, लास्ट 2 टेस्ट में 75 मार्क्स का, क्योंकि मेजर पेपर होता है फोर्थ सेमेस्टर में ही। और यही सिलेबस आप लोग के लिए फिफ्थ सेमेस्टर में माइनर पेपर हो जाता है। तो जिनको जिनको माइनर पेपर लेना है तो यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके लिए आपको एक गूगल प्ले स्टोर से इकरा मैथ्स बोल के एक चैनल एप्लीकेशन होगा, इकरा मैथ्स। तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, वहां से कोर्स परचेज करके और फिर क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो है ही। मैंने लास्ट टेस्ट जो लिया था तो 75 में से लगभग 37 मार्क्स सिर्फ लास्ट टेस्ट आए थे। और लास्ट 2 टेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो लगभग 45 अप्रोक्स। मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया है, 43, 47, 45 ऐसा ही कुछ। तो मैकेनिक्स बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान, क्योंकि मैं इसको 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और 5 साल से लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं टेस्ट से। 100% क्वेश्चंस तो आपके नोट से ही आएंगे। 100%, क्या बोल रहे हैं हम? 100% क्वेश्चन नोट से होंगे, एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। और वो जो ऑप्शन में भी होता है वो भी क्वेश्चंस आपके नोट्स में रहेंगे। इतना इतना श्योर रहिए आप लोग, है ना। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, देन उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे क्लास को लाइव ही ज्वाइन करने का, है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए, ये सिलेबस आप सीयू के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट पेज से दिखा देता हूँ आप लोग के लिए। और कैसा सिलेबस देखना है वो भी देख सकते हैं। ये जो ऐसे मैथ का मेजर माइनर 3 ईयर सेमेस्टर, ये 2001 to 6 सिलेबस है ये। और ये सिलेबस अभी जस्ट हम लोग का 23-24 में ही आया है ये। 23-24 में मतलब मॉडिफाई किया गया था। जैसे सेमेस्टर 2 तो अभी चल नहीं रहा है, तो सेमेस्टर 2 नहीं, सेमेस्टर 3 भी नहीं चल रहा। सेमेस्टर 4 में देखिए, इधर मैकेनिक्स 1 बोल के लिखा हुआ है। और ये सिलेबस कौन से पेज पे दिया हुआ है? 24 नंबर पेज पे। आप कोई भी सिलेबस डाउनलोड करेंगे सीयू के मेन कैंपस से, और जो वेबसाइट है मेन कैंपस वाला, तो वहां से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है वहां पे अगर आपको सिलेबस मिलता है तो कैसे देखेंगे? फोर्थ सेमेस्टर का ये मेजर पेपर है, डीएसएससी पेपर। मैकेनिक्स 1 का सिलेबस 24 नंबर पेज पे है, लेकिन अभी हम लोग फोर्थ में नहीं चल रहा है, हमें देखना है फिफ्थ वाले में। ये देखिए, अगर हम बात करें सेमेस्टर 5 की, सेमेस्टर 5 में अभी कौन कौन सा कोर्स चल रहा है हम लोग को, अगर कोई आपकी जान पहचान में हो तो जरूर बताएंगे उसको। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, रिंग थ्योरी चल रहा है, रीमन इंटीग्रेशन सीरीज फंक्शंस मैकेनिक्स 2 चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, ग्रुप थ्योरी, ये पूरा पेपर चल रहा है अभी। स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस भी चल रहा है, ये पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे ordinary, देखिए यहाँ पे भी 21 नंबर पेज पे सिलेबस है और यहाँ पे भी। मतलब ये दोनों सिलेबस सेम है। ये MN5 और MN3, ये दोनों सेम है। एंड देन आप लोग का आता है मैकेनिक्स, ये माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर बोल सकते हैं। ये एमडीसी पेपर आप लोग का पेज नंबर 24 पे। देखिए तो, ये सेमेस्टर 4 में जो मैकेनिक्स 1 था वो किधर था? 24 पेज पे था। ये भी सिलेबस कहाँ पे दिया हुआ है? 24 पेज पे दिया हुआ है। बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं होगा, वही होगा कि जो जो थ्योरी वाला पोर्शन जो प्रूफ किया आता है ना, तो माइनर वाला एमडीसी वाले के लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अभी जस्ट इसके पहले जो एमडीसी पेपर में एग्जाम हुआ वहां पे भी थ्योरी का प्रूफ पूछ चुका है ऑलरेडी। तो मेरा मानना ये है कि ये कंप्लीटली सेम ही सिलेबस है, सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो देख लेते हैं 24 नंबर पे क्या है हमारा सिलेबस, एंड कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पेज नंबर 24 पे चलना है हम लोग को। तो हम डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं पेज नंबर 24 के आसपास। जैसे ये हमारा है पेज नंबर 24, ये रहा पेज नंबर 24। आई होप कि देख पा रहे हैं आप लोग। ये पेज नंबर 24 है और यहाँ पे मैकेनिक्स 1 CC6 बोल के थ्योरी पेपर मैकेनिक्स 1 लिखा हुआ है। और मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स सेम ही है, ये बात भी लिखा हुआ है सिलेबस में। हम
हमारे इधर आपको दो पोर्शन पढ़ना पड़ना है, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स, है ना। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सिलेबस पहले देख लेते हैं, और बुक क्या लेना है या फिर नहीं बुक नहीं लेना है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, और फिर तब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल कि स्टैटिक्स वन में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। जब सिलेबस सेम है तो फिर अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग, अलग कैसे क्या पढ़ लेंगे, है ना। सेम पढ़ना है ना। एंड देन उसके बाद आपका रिडक्शन, और आपका अगर बात करें यहाँ पे तो मेनली यहाँ पे एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। किधर दिख रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे, कोप्लेनर फोर्सेस। बात करें तो यही एक मेनली चैप्टर है, बाकी ये सारा का सारा टर्म हम लोग को जानना है, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट कपल वगैरह क्या होता है। देन उसके बाद पार्टिकल डायनामिक्स वन है, और पार्टिकल डायनामिक्स वन में हम लोग को ये सारा का टॉपिक पढ़ना है ना। ये आप लोग का एग्जाम जो होगा, अगर हम बात करें माइनर वाले के लिए, एमडीसी पेपर के लिए, ये देखिए, ये किधर के भाई, हाँ, ये सेमेस्टर फाइव, यहाँ पे थ्री और प्लस वन जो बोल रहे हैं ना, तो थ्री पार्ट इसका थ्योरी और एक पार्ट ट्यूटोरियल। मतलब 75 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल बोल सकते हैं वो एग्जाम होगा, 3 क्रेडिट का, है ना। जस्ट एक सेकेंड वेट करेंगे। तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग स्टैटिक्स वन से, और ये कुछ क्लासेस चलेंगी, 5-7 क्लासेस या 10 क्लासेस के अप्रोक्स। तो ये 10 क्लासेस के आसपास स्टैटिक्स वन हम लोग पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम लोग डायनामिक्स का पार्टिकल डायनामिक्स वन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। चलिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, ये दूसरा पीडीएफ खुल गया। हाँ, तो थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि मेनली हम लोग जो ये मैकेनिक्स वाले पोर्शन को जो हम लोग बांटते हैं, इसको बॉडी के हिसाब से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को हम लोग ये सब चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। मैकेनिक्स को हम लोग बॉडी के हिसाब से इसके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंड देन होता है हमारा मैकेनिक्स ऑफ डीमॉर्फेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, और एक हमारा होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ये 3 टाइप से हम लोग को इसको बांटते हैं। एंड देन उसके बाद रिजिड बॉडी का भी 2 पार्ट में फिर डिवीजन होता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कैनेमेटिक्स, डायनेमिक्स 3 पार्ट में होता है एक्चुअली। एक होता है हमारा कैनेमेटिक्स, कैनेमेटिक्स, एक होता है हमारा डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, और तीसरा हमारा होता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ध्यान रहे इधर कि हम जब बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, तो अगर हम इसमें जो भी हमारा मतलब, हम ऐसे डील करते हैं जिसमें रिफरेंस अगर हम ले मटेरियल का, कि जो मोशन हो रहा है वो किस रेफरेंस से हो रहा है। जैसे इसको बोलते हैं डील्स विथ ऑल पॉसिबल मोशन ऑफ मटेरियल सिस्टम विदाउट रेफरेंस, माफ करेंगे, इसमें विदाउट रेफरेंस की बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, विदाउट रेफरेंस रेफरेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि एक्शन ऑफ फोर्स डील्स विद स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो उसको हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। और अगर हमारा बॉडी रेस्ट में हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। बेसिकली हम लोग अगर थोड़ा मोटा मोटी समझने की कोशिश करें तो हमें मैकेनिक्स ऑफ डीमॉर्फेबल बॉडी पढ़ना है, छोटा सा पार्ट पढ़ना है इसका, इलास्टिक
कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज को लेकर। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड नहीं पढ़ना है मुझे अभी, है ना, इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी बिल्कुल पढ़ना है। इसमें हम लोग को काइनेमेटिक्स में भी, काइनेमेटिक्स ऑल पॉसिबल मोशन, हाँ पढ़ना है, और डायनामिक्स पढ़ना है, और स्टैटिक्स पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन से, यहाँ पे आएंगे हम लोग फिर से। तो हम बात करेंगे स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में क्या होता है कि बॉडी पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं ना, तब भी बॉडी हमारा रेस्ट में रहता है। तो अगर बॉडी मोशन में आ जाए, और मोशन का कॉज को अगर हम बात करें, एक काइनेटिक्स होता है और एक काइनेमेटिक्स होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन के ऊपर लेके ये है, बट तो उतना ये नहीं करना है हम लोग को, अभी फोकस करना है स्टैटिक्स के ऊपर। हम मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी है हमारा, आप ट्रक समझ सकते हैं इसको, अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं एंड सिस्टम ऑफ फोर्स लगाते हैं, 2 4 5 इधर से खींच भी रहे हैं, और ये रेस्ट में रहता है, तो इसके इस मतलब फोर्स लगाने के बाद बॉडी रेस्ट में है, इसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनली स्टैटिक्स वाले पोर्शन को ही। तो स्टैटिक्स में हम लोग को कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, है ना। मैकेनिक्स का ही एक पोर्शन है हमारा स्टैटिक्स। देखिए हम थोड़ा सा इधर मतलब स्टेप को ये करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एनडीसी वाला पेपर है, उसमें अगर और डिटेल ज्यादा जाया जाए, तो फिर आपका जो मेजर पेपर है वो थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ऊपर ऊपर से लेके चले जाएंगे आप लोग को, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत ही जो काम का चीज होगा उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और यकीन मानिएगा हर एक चीज क्लियर, नीट एंड क्लियर होगा। तो हमने अभी जस्ट डिवीजन बताया आप लोगों को मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिमॉर्फेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब वो इलास्टिक टाइप का जो बॉडी होगा ना, जो अपना शेप चेंज कर ले। अच्छा सर, आपने तो ये सब बताया नहीं, रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, और फ्लूइड क्या। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो हो सके, जैसे ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी एयर हो सकता है। तो कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, तो इसका भी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना है अभी, है ना, ये 6 सेमेस्टर, या फिर अभी शायद 6 में नहीं रखा है, 7 8 में जो भी रखा हो तब आएगा तो पढ़ेंगे हम। डिफॉर्मेबल बॉडी जो अपना शेप चेंज कर ले, फोर्स लगाने के बाद अपना शेप चेंज कर ले, जैसे कि वो स्माइली वाला बॉल होता है, तो उसको अगर फोर्स लगाते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है हमारा। रिजिड बॉडी का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अपना शेप चेंज ना करे। तो सर ऐसा तो कोई बॉडी हो ही नहीं सकता है कि जिसपे फोर्स अप्लाई किया जाए और वो अपना शेप चेंज ना करे। तो हर एक बॉडी का शेप चेंज किया जा सकता है, बशर्ते कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं ये देखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग फोर्स लगा के किसी भी बॉडी को हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस कंटेस्ट में बात करेंगे कि इतना फोर्स लगाया जा रहा है, जिससे उतना ही फोर्स की बात करेंगे जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये शेप अपना चेंज ना करे, वो हमारा रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर हम लोग को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है स्टैटिक्स, और डायनामिक्स में भी इसी को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। तो अभी इसका डिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में पहले कुछ वर्ड को जानना है, कुछ टर्म को जानना है, एंड देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास को। सबसे पहले जानेंगे कि फोर्स क्या होता है आखिर। फोर्स आई होप सब लोग, आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा ऐसा चीज जो छूटे नहीं, मतलब आगे चल के हम जब उसकी बात करें तो वो चीज मतलब क्लियर कट हो कि हाँ ये क्या है। अ फोर्स, अ फोर्स इज कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, its magnitude, magnitude, and its direction, and its direction. A force is, a force is represented by a vector. फोर्सेस, जस्ट मैंने फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस पे एक्ट करता है, इसके कुछ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें डायरेक्शन भी होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट बाय अ वेक्टर। और थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात बात करें, तो एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन एनदर बॉडी, अ फोर्स represents the action of
वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जस्ट इतना काफी है हम लोगों के लिए फोर्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, फॉर्म ऑफ फोर्स के बारे में जस्ट हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फॉर्म ऑफ फोर्सेस कितने फॉर्म है फोर्सेस। इसके बारे में डिटेल हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा उसके साथ साथ करते जाएंगे हम लोग। सबसे पहला टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन एंड थ्रस्ट। थ्रस्ट, THRUST। टेंशन जो स्ट्रिंग में लगता है और थ्रस्ट जो रॉड में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से किसी चीज को लटकाना हो तो यहाँ से एक हम लोग रस्सी डालते हैं और यहाँ से कोई चीज लटका देते हैं, सब कुछ करते हैं कि एक MG वेट का कोई बॉल वगैरह कुछ भी बैग वगैरह लटका दिए। तो यहाँ पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है कि क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है ये। स्ट्रिंग का टेंशन क्या होता है, खींचने का बल है। थ्रस्ट का मतलब मान लेते हैं, ध्यान रखिए ये लटका हुआ है और मान लेते हैं कि छत को खड़ा रखने के लिए हम लोग एक पिलर का यूज करते हैं, ये पिलर। तो इसमें जो फोर्स आता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। बस अभी थोड़ा थोड़ा बस इतना ही जानना है। ये फोर्स लगता है ऐसे बाहर की तरफ, और स्ट्रिंग का कैसे लगता है, वह खिंचा वाला बॉल खींच के रखता है इसको। दूसरा टाइप है फोर्स का, एक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, बहुत ही फेमस। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ नहीं, थर्ड लॉ के हिसाब से। थर्ड नंबर, अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। फॉर्म्स जस्ट जानना है कि किस किस फॉर्म में होते हैं। एक एक्शन रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन वेट। देन हमारा क्या है, फोर्थ नंबर, फ्रिक्शन। सर और नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली अगर बात करें तो यही होते हैं। एंड देन वेट। ये फॉर्म ऑफ फोर्सेस है। ठीक है ना। स्टैटिक्स में अभी हम लोग एक तो क्लासिफिकेशन पढ़े हम लोग कि क्लासिफिकेशन क्या होता है मैकेनिक्स का। उसके बाद हमने एक टॉपिक उधर से उठाया जिसमें ऑलरेडी हम लोग के चैप्टर में दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक्स तो प्रोबेबिलिटी के साथ में दिया हुआ है, स्टैटिक्स। हमने फोर्स के बारे में जाना और फॉर्म ऑफ फोर्स में हमने देखा कि एक टेंशन, थ्रस्ट, एक्शन, रिएक्शन और अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स, फ्रिक्शन और वेट, ये फॉर्म ऑफ फोर्स है। अभी और बात करेंगे इसके डिटेल में, लेकिन अभी नहीं, है ना। और अभी तो सिर्फ बस जानना है कि ये 5 टाइप के फॉर्म ऑफ फोर्सेस हैं हमारे। देन हमारे चैप्टर में एक चीज दिया हुआ था, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या बोलना चाह रहा है। जस्ट एक सेकेंड। तो हमारे सिलेबस में क्या दिया था, आइडिया अबाउट फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, है ना। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या है। ये सब जस्ट टर्म को जानना है, हम लोग को इस बारे में जानना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और रिएक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या है, कंपोजिशन, ये सब के ऊपर बात करने हैं। चलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फिजिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स क्या है कि द फिजिकल, मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे अगर अलग अलग फोर्स लग रहे हो तो वो सारे फोर्स अपने तरीके से अलग अलग वर्क करेंगे वो उस बॉडी के ऊपर। जस्ट इतना ही जानना है, द फिजिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स मीन्स दैट डिफरेंट फोर्सेस, इसको अंडरलाइन करेंगे, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग, different forces acting on an object operate independently of each other.
मतलब क्या है ना, बताते हैं एक बार और। कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स F1 लग रहा है, और ये फोर्स F2 लग रहा है, ये फोर्स F3 लग रहा है ना, जैसे भी जिस डायरेक्शन में भी लग रहा हो, ये फोर्स F4 लग रहा है। तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि F1 की वजह से F2, मतलब ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, सारे के सारे फोर्स जितने डिफरेंट फोर्सेज होंगे हमारे, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस थोड़ा सा और इसमें एक ये करते हैं कि इच फोर्स प्रोड्यूसेस इट्स ओन इफेक्ट। सब अपना अपना इफेक्ट उस पर डालेंगे, एन इफेक्ट विदाउट बिंग विदाउट बिंग इन्फ्लुएंस्ड अदर फोर्सेस, विदाउट बिंग इन्फ्लुएंस्ड अदर फोर्सेस अदर फोर्सेस। क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑब्जेक्ट फिर से समझते हैं, F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये क्या बोला, इंडिपेंडेंटली each अदर। ये एक्ट जो करेंगे F1 फोर्स F2 फोर्स, ये ऑब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, और ये अपना अपना इफेक्ट इसके ऊपर बिना किसी एक को इन्फ्लुएंस किए, ना ही F1 F2 को, ना ही F2 F1 को इन्फ्लुएंस किए, अपना इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे, है ना। ये हमारा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेज है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये हो सकता है आपका, एक तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि when an object is under the influence of gravity and friction। तो ग्रेविटी अपना काम करता है और फ्रिक्शन अपना काम करता है ना। सिंपल एक ही एग्जांपल काफी है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी इसके। एग्जांपल तो काफी है इतना, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। वर्ड कुछ समझते हैं आज, फिर नेक्स्ट बात करेंगे आज। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इक्विलिब्रियम। एक तो हमने जाना फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ, क्या था हमारा, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या है वो देखते हैं। मतलब इफ अ बॉडी बी एट रेस्ट, अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, अंडर द एक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस is said to be said to be balanced, and the body is in equilibrium। the body is in equilibrium। समझते हैं इसको, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले तो एक देखना है कि फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस्ड है, और एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहा है किसी बॉडी पे, और बॉडी रेस्ट में है। अब समझते हैं एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई बॉडी है हमारा, ए नाम का कोई बॉडी है, इस पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉडी बी रेस्ट, तो ये ए नाम का बॉडी जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में है कब, अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि इस पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, F1 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, F2 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, F3 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, F4 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, F5 फोर्स लग रहा है, तभी तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस। F5 ही तो नहीं, क्यों, FN मतलब जितना नंबर ऑफ फोर्सेस डालना हो, FN। तो बोल रहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तब भी बॉडी रेस्ट में है, देन द सिस्टम, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे बैलेंस्ड है, और तब हम इस बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि ये एक कोई मेरा बॉडी है, मान लेते हैं कि कोई ट्रक ही है ऐसा कुछ, ठीक है। एक बंदा ए नाम का इस ट्रक को इधर से धक्का दे रहा है, और एक बंदा बी नाम का इस ट्रक को इधर से धक्का दे रहा है।
तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गए, एक से ज्यादा जब फोर्स लगते हो किसी बॉडी पे तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक से ज्यादा बहुत सारे फोर्सेस को सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो क्या बताइए, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर से, और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर से, तो ये क्या बॉडी, जो भी ट्रक है हमारा, बस गाड़ी जो भी है, क्या ये कभी भी मोशन में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 न्यूटन का इधर से फोर्स मैंने लगाया, 10 न्यूटन का इधर से भी लगाया, तो 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, बॉडी हमारा रेस्ट में है। ठीक है ना? तो बॉडी रेस्ट में है तब बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन कब बोलेंगे? जब, क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस सिर्फ दो ही नहीं, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज बैलेंस्ड। ये फोर्स बैलेंस हो गया ना, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यानी अगर दोनों फोर्स को ऐड किया जाए तो ये जीरो आएगा, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लग जाएगा इधर। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मेंटेन करना होता है इधर, तो ये क्या हो गया हमारा? जीरो। तो फोर्स हमारा बैलेंस है, तब हम बोलेंगे कि बॉडी हमारा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला टर्म। नेक्स्ट बात करेंगे रिजल्टेंट के ऊपर। एक और वर्ड जान लेते हैं, रिजल्टेंट। आई होप कि ये वर्ड भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या इसके बारे में जाना होगा। रिजल्टेंट की बात करें अगर, तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉडीज, विदाउट डिस्टर्बिंग बॉडीज, स्टॉफियस वाला है ना, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, रेस्ट या फिर मोशन, रेस्ट और मोशन, देन द सिंगल फोर्स, द सिंगल फोर्स इज द रिजल्टेंट of the system of forces, of the system of forces. Thus a resultant, thus a resultant is a single force capable of replacing the action of a system of forces, system of forces of a body। समझते हैं इसको भी क्या है ये चीज? रिजल्टेंट क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, F1 F2 F3, ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, ये F3 लग रहा है, ये F4 लग रहा है, F5 लग रहा है, इधर से F6 लग रहा है, या फिर बाहर की तरफ कर लेते हैं F6 लग रहा है ये। तो ये जितने सिस्टम ऑफ फोर्सेज है ना, अगर ये सारे मिलके इस सबको अगर एक रिजल्टेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो सपोज मान लेते हैं कि ये सारे का जो फोर्स है, ये सारा फोर्स, ये सारा जो जितना सारा फोर्स है, वो सारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स मान लेते हैं ये 5 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये -5 न्यूटन, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो इन सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को अगर हम क्या करें, अ, मतलब इसको सिंगल फोर्स में रिप्लेस्ड कर दें, एफ में रिप्लेस्ड कर दें, तो इस एफ को हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये हमारा रिजल्टेंट है ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। इसका बड़ा बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में खूब पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये, और भी सिंपल एग्जांपल नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो ये बताइए कि अगर कोई मान लेते हैं एक्स फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है और वाई फोर्स इस डायरेक्शन में, किसी सिस्टम ऑफ बॉडी के एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, तो बॉडी तो एक्स के भी एलोंग नहीं जाएगा और वाई के एलोंग भी नहीं जाएगा, बॉडी हो सकता है इधर कहीं जाए, आर के लॉन्ग। तो ये जो आर है ना, ये आर इसी एक्स और वाई का रिजल्टेंट है। और ये जो आर होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से, ये जो आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के बराबर होता है।
एक और बेसिक एग्जांपल से आपको कोशिश करते हैं इसको समझाने का कि आखिर रिजल्टेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल कि ये एक मान लेते हैं नाव, नदी है, ये एक नदी है और नदी में एक छोटा सा नाव है, ये सपोज करते हैं, और इसमें एक छोटू बैठा हुआ है, छोटा सा, और इसको मतलब नाव चलाने आता नहीं है ना, और ये नदी के बीच में चला गया है। तो क्या करते हैं दो लोग, एक आदमी इधर से रस्सी डाल के इसको फेंकता है और फंसा लेता है नाव में, और एक आदमी इधर से रस्सी डालता है और नाव में फंसा लेता है, सपोज करते हैं। दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये नाव किधर जाएगी, कुछ सोच के बताइए। अगर हम मान लेते हैं कि ये अपनी तरफ खींच रहा है इस तरह से, ऐसे सामने की तरफ चल भी रहा है, और ऐसे खींच, मतलब सोचिए ना, ऐसे खींच रही है, ऐसे खींच रही है, और ये ऐसे खींच रहा है, तो नाव किधर जाएगा। आप सब लोग बताएंगे कि सर नाव सामने की तरफ जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि ये जो है ना, ये दो फोर्सेस, ये फोर्स F1 लग रहा था इधर, और ये फोर्स F2 लग रहा था इधर। ये बेसिकली इजीली देख पाते हैं, आप लोग घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बाल्टी वगैरह में डाल के कुछ पानी वगैरह, और कुछ बीच में कुछ कोई भी मटेरियल डाल के। तो F1 फोर्स इधर से भी लग रहा था, F2 फोर्स इधर से भी लग रहा था, लेकिन नाव किधर गया, नाव गया हमारा इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन F1 और F2 का रिजल्टेंट है। उसी तरह से अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और वो सारे फोर्स को अगर एक सिंगल रिजल्टेंट में कन्वर्ट कर दें तो वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि 10 जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज सिंगल फोर्स जो कैपेबल है रिप्लेस करने के लिए एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस को ऑफ अ बॉडी पे। रिजल्टेंट वही है हमारा। ठीक, क्लियर, आई होप कि क्लियर है ये रिजल्टेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फोर्सेस। अब ये एक सर थे मैथमेटिशियन, उनका नाम अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सपोज करते हैं कि अगर एक पॉइंट पे दो फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, जिनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल कि सपोज करते हैं कि एक फोर्स हमारा दो एडजेसेंट साइड पे लग रहे हैं पैरेललोग्राम के। क्या बोलना है ये, अच्छा पहले लिख लेते हैं क्योंकि लिखने के बाद समझाने में और बेटर होगा। इन्होंने क्या बताया कि इफ टू फोर्सेस acting at a point acting at a point are represented if two forces acting at a point are represented in magnitude, आई होप मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, मैग्नीट्यूड वैल्यू उसका, और उसका डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, जस्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent sides of a of a parallelogram drawn from the point at which the forces the forces comma then their resultant is their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram। स्पेलिंग थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो गया। पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट,
एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे इसके ना। पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। समझते हैं इसको आराम आराम से। पहले लाइन में क्या बोल रहा है कि इफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, कि आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो सपोज करते हैं कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है, ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल, समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये कोई हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, क्या बोला है, टू फोर्सेस, दो फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रहे हो, रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट मतलब जिसका कॉमन पॉइंट, एक ये साइड और एक ये साइड, ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड होगा। तो एक फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहे हो, मान लेते हैं दिस इज पी फोर्स एंड दिस इज क्यू फोर्स। टू फोर्सेस बोल रहे थे तो पी को हमने, इसको एक को पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, बोल रहे टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, वो पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं। रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का मतलब कि जो इसका साइड है वही इसका मैग्नीट्यूड हो। जैसे ये ओ, इसका नाम अगर कुछ रख दे हम, इसको ए और इसको बी और इसको सी बोल दे, तो ओ ए का जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड है और यही इसका डायरेक्शन है। पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एट विच द फोर्सेस देन देयर रिजल्टेंट। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी कि कौन सा पैरेललोग्राम, जिसका तो दो पैरेललोग्राम हो सकता है, ये भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है और ये भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम, डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। कौन सा कॉमन पॉइंट, ये वाला कॉमन पॉइंट, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट, तो पी फोर्स और क्यू फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा ये आर। इसका मतलब कि ये जो आर है ये फोर्स क्यू और पी का रिजल्टेंट है, यानी कि जहां पे फोर्स पी और क्यू दोनों काम कर रहे थे वहां पे अकेले आर कर ले रहा है, यानी दोनों को हटा दे, हटा कर रिप्लेस कर दिया। वो दोनों को क्या पढ़े थे हम लोग रिजल्टेंट वाले वर्ड में, कि कैपेबल हो, रिजल्टेंट मतलब रिड्यूस करने के लिए। क्या था, रिजल्टेंट इज सिंगल फोर्स कैपेबल फॉर रिप्लेसिंग द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस है, ठीक ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। अभी जस्ट इसका रिजल्टेंट लिख लीजिए, मतलब इसका रिजल्ट लिख लीजिए कि जो आर होगा हमारा, प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट। जस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अच्छा साथ ही कर लेते हैं इसको, है ना। लेकिन वही टाइम हो गया ना मेरा क्लास का, तो लंबा हो जाएगा फिर। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू है आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या डायरेक्शन रहेगा और इससे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सारा बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।